Good morning, student. In class BSc Part First, subject Zoology, पेपर थर्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इससे प्रीवियस क्लास के अंदर फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और जो डाइवर्सिटी ऑफ हार्मोन्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में जो है ओवुलेशन एंड रोल ऑफ हार्मोन्स इन ओवुलेशन, देन उसके बाद जब फर्टाइल होकर जाइगोट बन जाता है तो उसका इम्प्लांटेशन जिसमें भी हार्मोनल कंट्रोल, और देन जब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाता है और जब उसको बर्थ होना होता है तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, और उसकी बर्थ के लिए उस पर किस प्रकार से कंट्रोल होता है जिसमें ल्यूटल फेज और प्लेसेंटा फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज ओव्यूलेशन या डिम्बोत्सर्ग क्या अवस्था है? तो जब डेवलप फॉलिकल्स धीरे धीरे जब ओवरी की जो वॉल है उसकी ओर शिफ्ट होकर इसकी सरफेस पर आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन करती है, उभार का फॉर्मेशन करती है, और कंप्लीट डेवलपमेंट के पश्चात जो ये ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स हैं वो पुट्टी की जो इसकी कैविटी है उसमें एक फ्लूइड जिसे लिक्वर फॉलिक्यूलर कहते हैं कि मतलब एक्यूमुलेशन के अंदर ग्रोथ करती हुई प्रदर्शित होती हैं। और जो ये फ्लूइड है उसके जब जो संचयन होता है उस कारण से उस फॉलिकल की जो इंटरनल वॉल है उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसके कारण जो ये फॉलिकल सेल्स है वो रप्चर्ड हो जाती है, ये फट जाती है। और इस क्रिया की जो है बाद इसमें जो बेसिकली जो फॉलिकल सेल्स में जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है जो उसकी आउटर जो कवरिंग है और जो उसकी इंटरनल कवरिंग है जिसे हम थीका एक्सटर्ना और थीका एक्सटर्ना कहते हैं, कि जो सेल्स हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण लाइसिस हो जाती हैं, उनका लयन हो जाता है जो कि फॉलिकल की रप्चर्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इस रिएक्शन के साथ ही जो सेकेंडरी oocyte सेल्स हैं वो कोरोना रेडिएटा के साथ पेरिटोनियम कैविटी में जो ओविडक्ट है उसकी जो कैविटी है, जो फनल कैविटी है, जो कीप के समान जो उसका एरिया है उसके समीप जाकर ये फ्री हो जाती हैं। इसके साथ ही जो उसमें जो फ्लूइड होता है वो भी सीक्रेट होने लगता है, जिसके कारण ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं उनसे oocyte सेल्स के रिलीज होने को ही हम ओव्यूलेशन या डिम्बोत्सर्ग कहते हैं। और जो लेडीज़ फीमेल हैं उनके 28 डेज़ वाले जो उनकी ओवेरियन साइकिल होती है उस साइकिल में जो स्टडी की गई है उसके आधार पर जो 14th डे होता है उस दिन जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocytes जो है वो रिलीज़ होता है। अर्थात जो ओवुलेशन का जो डे है वो बेसिकली ओवेरियन साइकिल में 14th डे होता है, और जो ये फ्री हुआ जो सेकेंडरी oocyte सेल है वो कोरोना रेडिएटा लेयर के साथ जो है फ्रिल लाइक जो उसका माउथ है उससे वो ओविडक्ट के अंदर या अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है। तो जो सेकेंडरी oocyte सेल्स है उसका बॉडी से रिलीज होना ही ओव्यूलेशन या डिम्बोत्सर्ग कहलाता है। अब उसके आगे हम चलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये ओव्यूलेशन की रिएक्शन है बेसिकली ये किस हार्मोन के द्वारा गवर्न होती है। हमारा जो फोकस है वो हार्मोनल रेगुलेशन के ऊपर है। तो जो ओवेरियन साइकिल है और जो
ओव्यूलेशन की जो एक्टिविटी है दोनों ही बेसिकली हार्मोनल जो है कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ हैं। और जो FHS है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो बेसिकली अग्र पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है, जो कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है या उसको प्रारंभ करता है। और जो ओवुलेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH है, उसको भी वो नियंत्रित उस हार्मोन के नियंत्रण में होता है। ओवुलेशन के कुछ समय पहले एस्ट्रोजन के जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो है अपना इफेक्ट के कारण हाइपोथैलेमस को वो स्टिमुलेट करता है तथा GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और GnRH जो है वो पीयूष ग्रंथि को जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को जो है सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण इसकी अमाउंट जब अधिक हो जाती है तो इसी अमाउंट के रहते हुए जो ओवुलेशन है वो गवर्न होती है, उसको उत्प्रेरित किया जाता है। तो जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है GnRH और FSH की जो सीक्रेशन को उत्प्रेरित करता है, परंतु जो फॉलिकल के अंदर जो बेसिकली है वो ब्लड का एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसे हम अब जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में जो एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होना है उसके लिए वो एक भूमिका तैयार करता है। अगर फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन हो जाता है या निरूपण हो जाता है तो कार्पस लूटियम व प्लेसेंटल हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, जो कि मुख्य रूप से जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है या गर्भावस्था की जो अवस्था है उसे मेंटेन किए रहता है, उसे बनाए रखता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन न होने के कारण वापस से FSH का सीक्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH का सीक्रेशन जो है वो एज कंपेयर कम हो जाता है। साथ ही साथ कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन व ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को भी चेक कर देता है, रोक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्पस लूटियम डीजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इन हार्मोन्स की जब अमाउंट कम हो जाती है तो उसके कारण ही जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो सेकंड साइकिल है वो इनिशिएट होती है, प्रारंभ हो जाती है। और इन हार्मोनों की कमी के कारण जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा FHS का सीक्रेशन पुनः शुरू हो जाता है और एक नई जो है वो ओवेरियन साइकिल शुरू हो जाती है या अंडाशय चक्र प्रारंभ हो जाता है, तथा यह साइकिल तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि रजो निवृत्ति या मेनोपॉज की स्थिति नहीं हो जाती है। अब हम इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है, जब ओवुलेशन हो जाए और ओवुलेशन भी जब हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा गवर्न होता है तो उसकी नेक्स्ट जो परफॉर्मिंग एक्टिविटी है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है उसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जब एम्ब्रियो के जो है उसके मदर के यूट्रस से जो अटैच होने वाला जो पोर्शन है उसके जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्थान से वह उस बॉडी से, मदर की बॉडी से अटैच हो जाता है। इसी को हम इम्प्लांटेशन या
निरूपण कहते हैं। और ग्रो होता हुआ जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है या ट्रोपोब्लास्ट है वो एक और से अपने सरफेस की एक और से थोड़ा सा थिक हो जाता है, और इसी साइड की जो बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक जो सेक है वो इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो एकदम जल्दी से फॉर्म नहीं हो पाती, शीघ्रता से बन नहीं पाती, जिसके परिणाम स्वरूप सिंसिटिको ट्रोफोब्लास्ट का जो है फॉर्मेशन होता है। और ये जो टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली जो मदर की जो यूट्रस की वॉल है उसके ऊपर ये क्या करता है, अपने आप की एक अटैचमेंट को फॉर्म कर लेता है। और ये जो है वो बेसिकली इस कारण से होता है कि जब गर्भाशय की जो वॉल है उसकी गुहा की ओर ये बाहर से अपना प्रेशर क्रिएट कर कर निकलता हुआ प्रतीत होता है, और ये एम्ब्रियो यूट्रस की अंदर एंटर करता है। उस एंटर करने की बेसिकली इसकी 3 टाइप की नेचर होती हैं, उन्हें हम क्लासीफाइड 3 प्रकार से करते हैं, 3 टाइप से करते हैं, जिसमें एक तो होता है जब वो पेनेट्रेट ना होकर सरफेस पर टच हो जाए, सतही निरूपण, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, जो कि आपको जो है वो डायग्राम के अंदर दिख रहा है। दूसरा होता है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, और तीसरा होता है इंटरसेंट अंतराली निरूपण या इंटरस्टेंशनल इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहला जो है वो सतही निरूपण है, जबकि कोरियन सैक डेवलप होकर वृद्धि कर कर गर्भाशय की गुहा के कांटेक्ट में आ जाता है, और इस प्रकार के जो इम्प्लांटेशन को हम सेंट्रिक इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्राइमेट्स और डॉग्स। नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, अकेंद्रकीय निरूपण। इस प्रकार के निरूपण में कोरियोनिक सैक जो है कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड में रहता है जो उसकी मेन कैविटी है उसके संपर्क में नहीं आने देता। और इसके एग्जाम्पल बेसिकली जो हैं वो रैट हैं और स्क्वेरल्स हैं, और थर्ड टाइप का जो है वो इंटरस्टेंशनल इम्प्लांटेशन है, जिसमें कोरियोनिक सैक बेसिकली गर्भाशय के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, और इसमें जो है वो प्लेसेंटेशन फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल पिग्स हैं, बैट्स हैं, गिनी पिग्स हैं, और ह्यूमन के अंदर भी इसी प्रकार का इम्प्लांटेशन पाया जाता है। अब हमें जो ये इम्प्लांटेशन की जो एक्टिविटी हुई है इसको हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल करता है इसके बारे में स्टडी करना है। तो ये पूरा एक साइकिल आपके सामने दिख रहा है, जिसमें इम्प्लांटेशन की क्रिया जो है वो भी किस प्रकार से हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है दर्शाई गई है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की एंडोमेट्रियम स्तर की जो मेम्ब्रेन है उसको निषेचित या फर्टिलाइज एग को मतलब उससे अटैच होने के लिए वो प्रिपेयर करता है, और यूट्रस से संबंधित जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके डेवलपमेंट को भी वो इंड्यूस करता है। यूट्रस की दीवार की जो भीतरी जो सतह है वो फर्स्टली क्या होती है, थोड़ी थिक हो जाती है। थिक होने के साथ साथ इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी सेल्स के अंदर जो है वो फैट्स का और ग्लाइकोजन का डिपोजिशन हो जाता है, ताकि जो इम्प्लांट होने वाला जो एम्ब्रियो है वो उसको इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प मिल सके। साथ ही साथ फर्टिलाइज जो ओवम है, फर्टिलाइज जो ओवम है जो नाउ इट इज़ कम एग, उसके इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना है, तथा इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन का भी जो है वो हार्मोनल कंट्रोल से ही ये गवर्न होता है। कार्पस ल्यूटियम भी बना रहता है, और इसे बने रहने का बेसिक कारण यह है कि वह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता रहता है कंटिन्यूस। और प्लेसेंटा से जो है
वो कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे हम HC है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या HCG हार्मोन है, उसके सीक्रेशन होता है, जो कि इसकी शरीर में कार्पस लूटियम को मेंटेन किए रहता है। और प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन के सीक्रेशन का काम करता है, जो कि एम्ब्रियो के अंदर, जो कि फीमेल के अंदर जो गर्भावस्था है, जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, उसको वो बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। प्लेसेंटा व कार्पस लूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करते हैं, जो कि जो इसका जो गर्भकाल है, जो गर्भावस्था है, जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, वह लैक्टेशन यानी दुग्ध के स्रावण के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मैमेलियन ग्लैंड्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट को भी यह रेगुलेट करता है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है और जो प्रसव है यानी बर्थ है, उस एक्टिविटी पर हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है, इसे स्टडी करते हैं। निषेचन से लेकर यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर जो जन्म तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम गेस्टेशन पीरियड या गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके। और जो उसका जो oocyte सेल है, उससे फर्टिलाइज के साथ ही जो है ये प्रेगनेंसी ड्यूरेशन वो शुरू हो जाता है। और ये जो oocyte सेल है, उसके फर्टिलाइजेशन हो जाने पर इसकी जो फॉलिकल्स हैं, उनसे बने कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेटेड हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, उसके प्रभाव से गर्भाशय की जो अंतर्गत जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उसके अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लड का फ्लो होने लगता है। और इस कारण से जो एम्ब्रियो है, वो प्लेसेंटा द्वारा जो फीमेल की जो गर्भाशय की जो वॉल है, उसके साथ अपना एक ब्रिज या एसोसिएशन फॉर्म कर लेता है। इसी को हम गर्भाधान कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम अभी तक अपघटित नहीं होता है और वह मेंटेन बना रहता है। इसी का जो सिंबल है, इस कारण से जो है वो ब्लड का सिक्रेशन या रक्त स्त्राव नहीं होता है। और ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि जब फीमेल में जो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उस समय ब्लड का फ्लो होता है। और अगर इम्प्लांटेशन की जो है वो इम्प्लांटेशन की एक्टिविटी हो चुकी है, तो उसी समय ब्लड का फ्लो नहीं होना, जो उसकी रेगुलर साइकिल है उस समय नहीं होना ही जो है इंडिकेट करता है कि यह प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के अंदर फीमेल एंटर कर चुकी है। और जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एम्ब्रियो को जो एसेंशियल जो न्यूट्रिटिव पदार्थ चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, उन सब की माइक्रो जो अमाउंट है, वो सारी अमाउंट्स उसे जो मदर है उससे प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती रहती है। तो अब इसके जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, इसे भी हम जो है 2 फेज़ के अंदर क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसा कि फर्स्ट शीट में आप लोगों को दिखाया था, पहला जो फेज़ है उसको हम ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। और इस फेज़ के अंदर जो है वो एग का जो है फर्टिलाइजेशन अप्रॉक्सीमेट जो है ओविडक्ट है उसके मध्य भाग में हो चुका होता है। और इसी के बाद ही जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो एक इनिशियल जो एक्टिविटी है, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट के कारण जो है ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है पहले ओविडक्ट में, बाद में यह जो है और जो यूट्रस है उसके अंदर ये फ्री मूव करता रहता है अर्ली टाइम में।
और डेवलप हो रहा हो, जो डेवलपमेंट है उस प्रोसेस को धीरे धीरे कर कर ये जो है वो जो है इसकी गर्भाशय के अंदर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेता है। जब एंड्रोमेट्रियम जो है स्पेसिफिक फेज़ में होती है, तो इस फेज़ के अंदर ही जो है वो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन के होते ही सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं, जिसके अंतर्गत गर्भाशय भित्ति से जो है वो स्टिमुलेशन को ब्रेन के अंदर भेजा जाता है, और यहाँ से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच का सीक्रेशन होना है, वो सीक्रेट कंटिन्यू होता रहता है। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता रहता है। इस स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन भी बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, तथा यह गर्भाशय भित्ति से जो है वो अधिक अमाउंट में जो ब्लड सर्कुलेशन है और उसकी जो स्टेज है उसको ये मेंटेन किए रहता है। प्लेसेंटा भी वे सभी हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए असेंशियल होते हैं। प्रेगनेंसी को बनाए रखने तथा जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक रूप से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की जो है डिज़ायर अमाउंट जो होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू रेगुलर जो है सीक्रेट की जाती है। तो इस फेज़ में, जिसमें ल्यूटियल फेज़ है, इसके अंदर ये ल्यूटिनाइजिंग और जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है उसको मेंटेन किए रहने के लिए फंक्शन होता है। दूसरी जो स्टेज है उसे हम प्लेसेंटा स्टेज या प्लेसेंटा फेज़ कहते हैं, और इस फेज़ के अंतर जो ये एक अस्थायी रचना है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके थ्रू एम्ब्रियो जो है मदर से कांटेक्ट बनाए रखता है, वो इनिशियल इस ड्यूरेशन के अंदर बन जाती है, और जब बच्चे का बर्थ हो जाता है बेबी का, तो ये बाहर उसके साथ ही बाहर की ओर ये प्रोड्यूस कर दी जाती है। बेसिकली एलेंटोकोरियन की जो थिक मेसोडर्मल है वो जो है थोड़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो है अपने साइज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, और इसमें बाहर की ओर ग्रोथ होकर जो है ट्रोपोब्लास्ट जो विलाई हैं वो बेसिकली जो है एम्ब्रियो से कनेक्टिव टिश्यूज़ तथा ब्लड सेल्स के फॉर्म के अंदर इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं, जो कि एलेंटोकोरियन से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखती है। ये जो विलाई हैं वो गर्भाशय की जो दीवार है उसके अंदर ये धंसे हुए रहते हैं, और भ्रूण और मदर के ऊतकों के मध्य ये एक प्रकार का जंक्शन या एक प्रकार का ब्रिज जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस संबंध को हम एलेंटोइसिक प्लेसेंटा कहते हैं। एलेंटोइसिक प्लेसेंटा प्लेसेंटा के द्वारा मदर और एम्ब्रियो के मध्य एक प्रकार का जंक्शन जो है वो एक प्रकार का ब्रिज जो है वो परफॉर्म होता है, जिसके कारण मुख्य रूप से जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के लिए जो मदर्स के अंदर सर्कुलेशन है उसके थ्रू जो है वो एसेंशियल जो मटेरियल है उसको सेलेक्टिव फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर जो है उसको पहुंचाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन भ्रूण व माता की रक्त परिसंचरण में कभी भी सीधा संबंध स्थापित नहीं होता है। ये बेसिकली विनिमय विसरण, ठीक है, विनिमय डिफ्यूजन जिसे हम कह रहे हैं, उसके थ्रू होता है। प्लेसेंटा से गर्भावस्था की जो ड्यूरेशन है जिसमें 3 और 4 वीक का पश्चात जो है वो एस्ट्रोजन का
जो है सीक्रेशन होता है, तथा प्लेसेंटा के जब 6 वीक का हो जाता है तो उससे बाद में प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। अर्ली स्टेज में एस्ट्रोजन और लेटर स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन का वो सीक्रेशन करता है, और ये दोनों हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में बेबी बर्थ के समय तक अधिक मात्रा में सीक्रेट किए जाते हैं। ये हार्मोन ही जो है प्रेगनेंसी ड्यूरेशन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और प्लेसेंटा से सीक्रेटेड हार्मोन बेबी बर्थ व जो लैक्टेशन है, जिसे हम दुग्ध स्त्रवण भी कहते हैं, उसके अंदर ये सहायक होते हैं। प्लेसेंटा से प्लेसेंटल जो स्ट्रक्चर बना है उससे एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। इससे स्त्रवण ये जो है इसका स्त्रवण जो है वो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के साथ ही प्रारंभ होता है, तथा यह बेसिकली मैमलरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए और जो है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ये रेगुलेशन करता है। ऑलराइट, और साथ ही साथ जन्म से पहले जो प्लेसेंटा है वो रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करने लगती है, और यह हार्मोन प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से डिटैच करके गर्भाशय की दीवार से डिटैच करना, और साथ ही साथ जो पेल्विक गडल है, श्रोणी मेखला है, और उनके बीच की जो जॉइंट्स हैं उनके एरियाज़ के अंदर उनको रिलैक्स करते हुए बेबी बर्थ के लिए ये जो है फेवरेबल कंडीशन या उसके लिए एक पाथ को प्रोवाइड करता है। इसी सीक्वेंस में प्लेसेंटा के थ्रू एक हार्मोन और सीक्रेट होता है जिसे हम इनहिबिंग हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्त्रवण को रोकता है, जिसके कारण प्रसव तक जो है नई ओवेरियन साइकिल का जो है वो आरंभन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने जो बेबी बर्थ होना है उस पर हार्मोन की कंट्रोल को देखा, जिसे हमने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में स्टडी किया, और इस ड्यूरेशन को हमने 2 सब स्टेजेस में, जिसमें ल्यूटियल फेज और सेकेंडरी प्लेसेंटा फेज में स्टडी की। ल्यूटियल फेज के अंदर GLH हार्मोन और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण किस प्रकार से फेवरेबल कंडीशन बनकर इम्प्लांटेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, जबकि प्लेसेंटा फेज के अंदर किस प्रकार से हार्मोन जो है वो बेबी बर्थ के लिए फेवरेबल कंडीशन, साथ ही साथ इम्प्लांट होने के लिए जो फ्री जो डिम्ब कोशिका होती है उसको वो किस प्रकार से फीमेल की बॉडी में अटैच कर इम्प्लांट करता है, उसके बारे में स्टडी किया। थैंक यू।